हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वेन एकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और फिजिक्स की जो हमारी फर्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, इसके अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स में चल रहे थे और क्वांटम मैकेनिक्स में हमने इसका मेजर पोर्शन जो था वो कवर कर लिया है, जिसमें हमें समझने का पोर्शन था। ठीक है। और नेक्स्ट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि याद करने वाला पोर्शन। हालांकि वो भी समझने का है, ऐसी बात नहीं समझने का नहीं है, लेकिन क्योंकि अब उसका लेवल इतना हाई हो जाता है उस केस के अंदर कि हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ फॉर्मूले अगर हम देख लें और उनको समझ के याद कर लें तो हमारा काम चल जाएगा फर्स्ट ग्रेड के लेवल पे। ठीक है। अगर ये हाई लेवल होता तो नेट वगैरह के लेवल में अगर हम जाते हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम की बात हम करते तो ज़रूर वहाँ पे हम लोग या फिर कॉलेज लेक्चर की बात करें तो हमें ज़रूर सॉल्यूशन करना पड़ता। लेकिन क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स की कह सकते हैं कि इनिशियल जो प्रॉब्लम है, जो रियल प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में हम बात अभी तक जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स ली थी, स्टेप पोटेंशियल, पोटेंशियल बॉक्स, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, वो सारे क्या थे? वो सिंपल फॉर्मूले थे जो कि नॉर्मली हमारे जितने भी सिस्टम हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या फिर हमारी जो रियल लाइफ है उसके अंदर वो सिस्टम नहीं होते हैं ना। वो कुछ ऐसे आइडियल सिस्टम हम लेते हैं जिनको हम सोल्व करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम है वो जो है रियल प्रॉब्लम है हमारे वर्ड की। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर ना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर है तो उसे क्वांटम मैकेनिकल अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जो नॉर्मल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो मैं आपको करवाऊंगा इसलिए क्योंकि मैंने अभी वेव एंड ऑसिलेशन करवाई नहीं है। छोटा सा पोर्शन है वेव एंड ऑसिलेशन का, बहुत ज़्यादा कोई उसमें नहीं है। 5-6 वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे हम वेव एंड ऑसिलेशन को, है ना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का पहला चैप्टर रहेगा, दूसरा डैम्प्ड और ड्राइव्ड का रहेगा, कपल्ड का रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देन उसके बाद में अब आगे जब हम जाते हैं तो डॉपलर इफेक्ट वगैरह और छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं तो हम वो कवर कर लेंगे, है ना। तो मेनली जो है आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो क्वांटम मैकेनिकली है वो कैसे बिहेव करता है, क्योंकि आप क्लासिकली थोड़ा बहुत जानते हैं पहले से, है ना। क्लासिकली जो है वो आप पहले से जानते हैं। हाँ, जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे उसको एक बार, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ और मान के आपको पता ही है जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किस तरह का होता है, किस तरह की उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। और वहाँ जब हम पढ़ते हैं तो कैसी उसकी इक्वेशन बनती है और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करके जो एनर्जी आइगन वैल्यू उसके लिए वहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, वो एक कंटिन्यूस एनर्जी मिलती है जिसमें पोटेंशियल और जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। चलिए, तो अच्छा, इसके साथ ये कहूँगा कि देखो आप कोर्स में लगभग बहुत सारा कोर्स लगभग कंप्लीट है, क्योंकि जो मेनली यूजी का कुछ पोर्शन है ना 50% पोर्शन ही बचा है और वो 50 यूजी में आपको देखिए ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है ना। तो आपका लगभग कोर्स जो है वो कंप्लीट होने की टेंडेंसी में ही है। जुलाई के एंड तक हो सकता है कि कोर्स कंप्लीट हो जाए या फिर उससे पहले भी मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ लगने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा, है ना। तो आप लोग जो भी हैं सब्सक्राइब तो काफ़ी लोगों ने कर लिया है, ठीक है। और भी सब्सक्राइब करवाते रहें और वीडियोस जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जो भी क्वेश्चन है वो पुटअप करें, है ना। क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो मुझे दिमाग में रहेगा कि हाँ मुझे इस तरह के क्वेश्चन कराने, ताकि मैं जब क्वेश्चन की सीरीज चलवाऊंगा, है ना, हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपन करेंगे, वीडियो लेक्चर डालूंगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें वो क्वेश्चन में इंक्लूड कर लूँगा ताकि समस्या नहीं है यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और वो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसको मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल देता हूँ। हार्मोनिक ऑसिलेटर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? क्वांटम मैकेनिकली। ठीक है। क्लासिकली नहीं देख रहे हैं, हम इसको सॉल्यूशन कैसा देख रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसा होगा। ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब है कि जो आपके पास एक पार्टिकल है वो क्या करेगा, जो पार्टिकल है वो 1 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, कौन सा है? 1 डायमेंशन। 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन की नहीं है, हम किसकी बात करें? 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल है वो क्या करता है, अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर बनाते हैं तो ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का उसका ग्राफ होता है। यानी कि एक पॉइंट के क्या करता है, इर्द गिर्द मोशन करता है, यानी कि ट्रू एंड फोर्स जो है वो मोशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक जो है ये क्या है, उसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है। मान लीजिए किसी एक एंड के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कितनी है, तो वो कितनी होगी, तो Vx इज इक्वल टू होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x। कितना होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्या बन रहा है, पैराबोला टाइप बन रहा है। तो पैराबोला टाइप में क्या होता है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म आती है। ठीक है। वरना एक्स रहता तो क्या हो, स्ट्रेट लाइन बनती, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या कोई पैराबोला है तो क्या बनेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे जो है इस m ओमेगा स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, इसको k से भी डिनोट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या बन जाती है आपके पास, Vx इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ठीक है। जब हम वहाँ पे
इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पर नॉर्मली आपके पास जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो किसकी फॉर्म में मिलेंगे, यहाँ जो हम बात करेंगे वो ओमेगा की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास पोटेंशियल जो हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, ये। और जब वहाँ पे क्लासिकली हम लेते हैं तो किससे लेते हैं, इसको कैसे, यानी कि फोर्थ कॉन्स्टेंट से इसको डिफाइन करके इसका सोल्यूशन हम लोग वहाँ पे करते हैं ना। जब स्टार्टिंग करेंगे तो मैं जरूर सारी चीज़ें बनाऊंगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट वगैरह सारा उसका जब है एनालिसिस देखेंगे पोटेंशियल वेल का, तो उस केस के अंदर हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले है कि जब आपके पास पोटेंशियल ये है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, है ना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो है इक्वेशन क्या बनेगी, क्वांटम मैकेनिकली इक्वेशन कौन सी, हम कौन सी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहता है कि हाफ एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। वन डायमेंशन है तो क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा, हालांकि इसको डी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वन डायमेंशन है इसलिए डेल की जरूरत है भी नहीं, तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डी में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डी ओवर डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन क्या लेते हैं हम लोग, साई, ठीक है, साई प्लस यहाँ क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जो हमें गिवन है, तो कितनी हो गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी मान लीजिए ई है तो क्या हो जाएगा, ई साई, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल है क्या, नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है, तो वेव इक्वेशन भी कौन सी लेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो है हमने ले ली, ठीक है। फाइनली जो है इसका हम आगे जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, दो तरीके से, एक तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन मान के सोल्व कर सकते हैं और इसका फाइनल जो है वो वैल्यू, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, आज के जो कोर्स में मैंने जो देखा, हालांकि दोनों ही हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ता है इसका वो कौन सा मेथड पढ़ता है, तीन मेथड है इसके सॉल्व करने के ना। एक ऑपरेटर मेथड हो गया, एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं वो वाला मेथड हो गया, और एक है आपके पास मैट्रिक्स मेथड, है ना। तीनों मेथड है इसके अंदर। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, ऑपरेटर मेथड। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे या फिर कैसे कंसेप्ट जो आपको मिलेंगे कुछ में मिलेंगे ऑपरेटर मेथड में, ठीक है। तो मैं यहाँ से कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ऑपरेटर मेथड। ऑपरेटर मेथड में क्या है, ऑपरेटर मेथड का मतलब है कि आप मोमेंटम ऑपरेटर और इसको इस जो पोजीशन ऑपरेटर है इसके अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे, मोमेंटम ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करके फिर आप जो है इसको आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ आएगी, इसमें दो तीन चीज़ें आएंगी कि एक्स जो होगा, है ना, जो आपका एक्स है पोजीशन, उस पोजीशन को आप ऑपरेटर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वो होता है आपके पास, ये कुछ वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा अपॉन एम अपॉन, सॉरी, एच रूट में एच कट एम अपॉन ओमेगा, ये क्या होगा आपका पास एक्स यानी कि पोजीशन, और जो मोमेंटम होगा, और ये ऑपरेटर है ना जिसके ऊपर मैं इस तरह से कैप लगा रहा हूँ, इसका मतलब कैप क्या है आपके पास, ऑपरेटर है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर की कोई डायमेंशन नहीं होती है ना, आप इसमें ध्यान रखना, ऑपरेटर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए मैंने क्या लिखा है इसको, ये लिख के और इसके मल्टीप्लाई में, ये जो है ये क्या है आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी वो पोजीशन की यानी कि मीटर में डायमेंशन होगी, आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। एम ओमेगा और एच कट की डायमेंशन आपको पता है ना, एच ओमेगा, एच कट ओमेगा और एम की जो है वो आपको पता है, ये क्या है एच कट, आप ई इक्वल टू एच न्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। एम मास होता ही है, ओमेगा क्या होगा, वैसे इसकी क्या होती है, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम की जो है डायमेंशन उसके इक्वल किसकी होती है, एच की डायमेंशन होती है, ठीक है। फिर भी आप देख लीजिए, आप उससे फाइंड आउट करिए, आप खुद वेरीफाई करिए, क्योंकि देखो एच की जो डायमेंशन है वो कई बार आपको एग्जाम में पूछी गई है ना, एच की डायमेंशन क्या होती है, किसके इक्विवेलेंट होता है, तो एंगुलर मोमेंटम के इक्विवेलेंट होता है। फिर भी आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए, ई इक्वल टू एच न्यू से डिवाइड करिए ई को, और आप फाइंड आउट करिए कि किसके इक्विवेलेंट उसकी आती है, ठीक है। एम और ओमेगा क्या है, ओमेगा कोणीय वेलोसिटी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, है ना, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से ये आप देखोगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, या वैल्यू का इसकी डायमेंशन किसके इक्वल आएगी, ये डायमेंशन आएगी पोजीशन के इक्वल यानी कि मीटर में आपको इसका यूनिट मिलेगी, ठीक है। चलिए दूसरा, जब बात करते हैं किसकी, पी एक्स की, है ना, इसकी बात करते हैं, क्योंकि वन डायमेंशन ले रहे हैं तो पी नहीं होगा, क्या होगा पी एक्स। पी एक्स क्या हो जाएगा, यानी मोमेंटम किसके इक्वल आएगा, मोमेंटम जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो ये आएगा एम ओमेगा एच कट, और यहाँ मिलेगा आपको पी एक्स, क्या मिलेगा पी एक्स, ठीक है। अगर समझ में, सिमिलरली एक और एच भी लेंगे हम लोग, एच यानी कि हैमिल्टोनियन, कुल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, एच कट ओमेगा, और ये, ठीक है।
ये जो तीनों हैं वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, एच में, एच क्या होता है, टोटल हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाय 2m, ठीक है, प्लस हाफ वी एक्स कितना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी, यानी कि हैमिल्टोनियन जो होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी नहीं, क्योंकि वन डायमेंशन है तो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, और पोटेंशियल क्योंकि इसके लिए हमें गिवन है कैसा पोटेंशियल होता है, इस तरह का पोटेंशियल होता है। तो उसमें जब आप इस वाली इक्वेशन में ये सारी की सारी चीज़ें पुट करेंगे, यानी कि इसमें रखेंगे, तो रखने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगी जो किस में आएगी, वो जो इक्वेशन होगी वो किस में होगी, एक्स यहाँ से पुट कर देंगे तो ऑपरेटर एक्स केप पी एक्स केप और एच कैप में आपको टोटल इक्वेशन मिल जाएगी। और वो इक्वेशन क्या होगी कि एच कट स्क्वायर, जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और वो सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी कि एच कट क्या, सॉरी, एच कैप स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अच्छा पी एक्स स्क्वायर कौन सा, ये वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें डायमेंशन कहाँ रहेगी, तो देखो एच कट क्या है, ऑपरेटर कोई डायमेंशन नहीं है, पी एक्स क्या है, ऑपरेटर कोई डायमेंशन नहीं है, ये क्या है एक्स कैप, ऑपरेटर कोई डायमेंशन नहीं, तो इसलिए क्या बनाइए, एक डायमेंशन लेस इक्वेशन सारी की सारी बन गई, ठीक है। तो ये क्या बनती है इक्वेशन, जब आप इसमें पुट करते हैं तो ये फाइनल आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर याद नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जरूर देख लेना एक बार, है ना, कि एक्स और पी एक्स को ऑपरेटर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन सिंपल क्वेश्चन जब बनाते हैं तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि ऑपरेटर मेथड के अंदर की, ठीक है, ऑपरेटर मेथड के अंदर, क्योंकि देखो फाइनल आंसर दोनों ही सेम आना, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, जैसे मैट्रिक्स में सॉल्यूशन करें, फाइनल आंसर जो आपको एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम ही मिलती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास क्या बनेगा, टोटल हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है वो कुछ इस तरह से अपन जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है अब मैं नए ऑपरेटर डिफाइन करने वाला हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिएटर, एनिहिलेटर और प्रिजर्वेटर जो ऑपरेटर है, जिसे हम ए डेगर स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपके यूजी का भी मान लीजिए और पीजी का भी मान लीजिए, दोनों का मिक्सचर चलेगा इसमें, है ना। तो पीजी से जो क्वेश्चन बनते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो सीधे सीधे क्वेश्चन, वो अपने पास अभी इसके अंदर आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से मैं क्या है डिफाइन करता हूँ, ये तो आपकी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से आगे डिफाइन करते हैं हम लोग। ये सब ने लिख लिया होगा, ये तो आप रिवर्स करके लिख लीजिए। क्या डिफाइन करते हैं, दो हम ऑपरेटर डिफाइन करेंगे। पहला जो होगा वो ए क्या होगा, 1/√2, क्या होगा 1/√2, और इसे हम कहते हैं एक्स के प्लस आयोटा पी एक्स के, ठीक है, ये एक ऑपरेटर है। दूसरा जो ऑपरेटर है उसे डिफाइन करते हैं ए डेगर, ठीक है, इसको अगर ऐसे लिखते हैं, प्लस नहीं है, ये प्लस तो होता है बराबर करते हैं तब, ये क्या है इस तरह से, ठीक है। डेगर का मतलब क्या होता है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो डेगर का मतलब क्या होता है, जब आपने मैथ्स पढ़ी होगी ना बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ डेगर पढ़ा होगा, उस डेगर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, दोनों चीज़ें जब होती हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं डेगर। जहाँ आपने हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स पढ़ी होगी, वहाँ पे हमने इसका जो है आपने यूज़ किया होगा डेगर का, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर दीजिए, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोर्ट करिए, जिसको ट्रेंजुगेट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रेंजुगेट जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ है ना। मैट्रिक्स का क्या करते हैं, पहले ट्रांसपोर्ट करते हैं और ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करके और उसके बाद में क्या लगाते हैं, उसके ऊपर जो है कॉन्जुगेट वाला वो लगाते हैं, या पहले कॉन्जुगेट करके फिर ट्रांसपोर्ट करके, दोनों एक ही चीज़ है, कुछ ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसे क्या बोलते हैं, डेगर, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा, मतलब नहीं दिमाग में आ रहा, तो एक बार जाके आप बीएससी की मैथ्स की जो आपकी है मैट्रिक्स वाली किताब वो उठा के देखिए, और यहाँ पे हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स से जस्ट पहले वाला जो पोर्शन है उसमें सारी चीज़ें डिफाइन की हुई मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ए डेगर, तो ए डेगर क्या होगा, ए डेगर हो जाएगा 1/√2, ये सारे के सारे फॉर्मूले। और ये जब आप चाहे आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो चीज़ें वो सारी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिफाइन किया गया है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कोई भी, है ना। इसमें क्या है, डिफाइन किया गया है कि इस तरह से डिफाइन करके ऑपरेटर बना के जब हम आगे सोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन आता है वो अपने पास जो हमें चाहिए वो सॉल्यूशन उसका मिल जाता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो हमने दो यहाँ पे डिफाइन किए, ये आपको भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं,
हालांकि इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, अगर आप नेट की तैयारी करोगे तो आपको इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलता है जब आप इसको पूरा सोल्व करते हैं ऑपरेटर लगा के उसके ऊपर, और सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सोल्यूशन नहीं करना, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए डैगर को हमने किस तरह से डिफाइन किया, और सॉरी ए को किस तरह से डिफाइन किया और ए डैगर को किस तरह से डिफाइन किया। ठीक है, अब ये ए और ए डैगर, ठीक है, ये जब ए और ए डैगर जो है ये अगर किसी भी ए और ए डैगर किसी भी इसमें वेव फंक्शन पे जब लगते हैं, यानी कि जो आइगन फंक्शन होगी इसकी, उस आइगन फंक्शन पे अगर ये ऑपरेट होते हैं तो उससे क्या चीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर हम आते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं एक और चीज़ यहाँ से डिफाइन करूँगा, इसे मैं एन से डिफाइन करता हूँ, कैपिटल एन। और ये क्या होता है, एक ऑपरेटर है ए डैगर ए। क्या है, ए डैगर ए जो है ये एक ऑपरेटर है जिसे मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके ऊपर। तो तीन ऑपरेटर हो गए, ए डैगर और ए डैगर ए। ठीक है, तो इस ए को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनिहिलेटर। ठीक है, ए डैगर को क्या बोलते हैं, क्रिएटर। ठीक है, और जो एन है हमारा जिसे हम ए डैगर ए कह रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटर। ठीक है, एनिहिलेटर, क्रिएटर और प्रिजर्वेटर। क्यों कहते हैं उसका रीजन है। ठीक है, क्रिएटर, एनिहिलेटर का मतलब क्या होता है, एनिहिलेटर का मतलब क्या है, जो कम कर दे, मार दे, है ना। ठीक है, क्रिएटर का मतलब क्या है, जो पैदा करे, और प्रिजर्वेटर का मतलब जो क्या है, रक्षा करे, है ना, समझ गए। तो ये जो वर्ड ले रखे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ये कहाँ से ले रखे हैं, ये एक तरह से मान लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, जो अपनी हिंदू माइथोलॉजी है उस हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ब्रह्मा क्या करते हैं, पैदा करते हैं, विष्णु क्या करते हैं, पालन करते हैं, और शिव क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है शिव। क्रिएटर जो पैदा करते हैं ब्रह्मा, और प्रिजर्वेटिव यानी कि विष्णु जो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, है ना, या फिर उसको क्या करते हैं, उसी फॉर्म में रहने देते हैं, उसकी पालन करते हैं। ठीक है, उसी से हमने लिया, क्यों लिया उसका रीजन है ना। तो आपको ये ब्रह्मा विष्णु है याद रहे नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वर्ड याद होना चाहिए, एनिहिलेटर, क्रिएटर और प्रिजर्वेटर। ये क्यों कहते हैं उसका रीजन है। ठीक है, सबसे पहले इसकी मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए जो है इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो आपके पास आइगन स्टेट बन रही है, उन आइगन स्टेट में, क्योंकि देखो ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर है तो इसका मतलब किस पे लगेंगे, ऑपरेटर है तो इसका मतलब किस पे लगेंगे, किसी मैट्रिक्स फॉर्म पे लगेंगे, है ना, यानी कि किसी ब्रे और केट पे लगेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा जब ऑपरेटर की बात करेंगे तो किस पे लगेंगे, ब्रे और केट पे लगेंगे। तो ब्रे और केट पे लगेंगे इसका मतलब क्या है, को नॉर्मली हम लोग जो आपके पास किसी भी सिचुएशन है या फिर किसी भी सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए जो है हम लोग आइगन वैल्यू जो आइगन फंक्शन है ना, आइगन फंक्शन जो है वो डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, केट से करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी एनवी उसके लिए, किसी एनवी स्टेट के लिए, एनवी आइगन स्टेट के लिए आइगन फंक्शन क्या है, एन केट वाला। ठीक है, इसका डैगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रे हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास, ये है आइगन स्टेट। क्या है, आइगन स्टेट। कौन से आइगन है, इन स्टेट है एनथ आइगन स्टेट। ठीक है, ये कौन सी है, एनथ आइगन स्टेट जो है ये होगी। ठीक है, और इस एन की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, 1 2 3 इससे यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, और अगर आप ये लिख लेना, आप एस जो आपका डैगर है, एच डैगर को अगर आप इस पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, एच डैगर को अगर आप क्या करते हैं, इस पे ऑपरेट करते हैं। एच डैगर का मतलब क्या है, एच डैगर का मतलब है एनर्जी ऑपरेटर जो है या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, उसको अगर आप इस पे करते हैं तो फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलती है, तो ये वैल्यू मिलती है n + ½ h कट ओमेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एच हमने डिफाइन कर रखा इनिशियली, एच हमने क्या डिफाइन किया था, px² + x केप स्क्वायर अपॉन 2, वो भी जस्ट हमने डिफाइन किया। अगर उसको आप ऑपरेट करते हैं इसके ऊपर तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ये वाली जो है वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ये जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आती है, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आती है, n + ½ h कट ओमेगा, n + ½ h कट ओमेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास
n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है E0 वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, देखिए n इक्वल टू कितना रखेंगे 0, तो कितना मिला हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितनी मिलेगी, वो मिलेगी E1 इज इक्वल टू हाफ, अच्छा हाफ नहीं आएगा, कितना आएगा, तो आप देखिए यहाँ पे कितना है 1 प्लस हाफ 3/2, तो 3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कितनी हो जाएगी E2, दैट इज 2 रखेंगे यहाँ पे n इक्वल टू 2, तो 2 से होगा 5/2 है ना, कितना हो जाएगा 5/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। आगे समझ में, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ देखें तो क्या होगा, मान लीजिए जो ग्राउंड स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट कौन सी हो गई, यानी कि ये होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी एनर्जी है, हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। उसके बाद अगली एनर्जी यहाँ होगी, ठीक है, अगली एनर्जी यहाँ होगी, ठीक है। ये कितनी है, हाफ एच कट ओमेगा, 3/2 एच कट ओमेगा और 5/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल अगर जिसकी वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी के साथ ऑसिलेशन कर रहा है कोई पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकली, तो पार्टिकल कहाँ हो सकता है, मिनिमम हो सकता है हाफ एच कट ओमेगा पे, ठीक है। इससे नीचे पार्टिकल या इससे नीचे किसी भी स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कितनी है, 0। उसके बाद सीधा कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। इसके बीच में कहीं पार्टिकल होगा क्या, कहीं पार्टिकल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। ये भी यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी, हाँ ये यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर कहाँ रहेगा, इस वाले पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम देख रहे थे कि पार्टिकल हर एक एनर्जी को अटेंड कर सकता है, यानी कि पार्टिकल की कोई भी एनर्जी जो है वो हो सकती है, यानी कि कंटिन्यूस एनर्जी थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिक्स है कि उसकी एनर्जी अगर हाफ एच कट ओमेगा, आपने ओमेगा एक बार फिक्स कर दिया है, ठीक है, ओमेगा आपने फिक्स ले लिया है किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी जो है वो 3/2 एच कट ओमेगा और 5/2 एच कट ओमेगा, 7/2 एच कट ओमेगा, 9/2 एच कट ओमेगा, यही एनर्जी हो सकती है। इसके अलावा कोई भी एनर्जी जो है उस पार्टिकल की नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहें, है ना, अगर आप दिमाग थोड़ा सा लगाएं और ये विजुलाइज करना चाहें कि ये कैसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप इसको फोटोन्स वगैरह देंगे और ये ऑसिलेट करवाएंगे तो पार्टिकल जैसे उसमें क्या होता है, आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे पूरा मोशन करता हुआ दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, धागे से या फिर एक वायर से आप क्या करते हैं, एक बॉब यानी कि एक लोलक को लटकाते हैं और देन उसके बाद में उसको क्या कराते हैं, ऑसिलेशन करवाते हैं। तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिकली वो जाएगा तो कैसे होगा, क्वांटम मैकेनिकली यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ से गायब होकर सीधा यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ से गायब होकर सीधा यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ से गायब होकर सीधा यहाँ दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको कंटिन्यूस मोशन दिख रहा था वो कंटिन्यूस मोशन अब नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब आप अपने वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ एच कट की वैल्यू इतनी कम होती है ना कि आपको क्या दिखता है, वो कंटिन्यूस मोशन दिखता है। लेकिन मान लीजिए आप के पास ऐसी पावर है जिससे कि आप एक एटम्स की साइज के होके वहाँ जाके उसको अगर देखना चाहें, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर उतना छोटा, यानी कि एटम के आकार को, जो इलेक्ट्रॉन के आकार का जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा वो किस तरह से जाएगा, वो हमेशा इस तरह से मोशन करेगा गायब होते होते, ठीक है। तो अब आप सोचिए एक चीज़ कि जो हिंदू माइथोलॉजी में ये चीज़ कही जाती है ना, क्या कही जाता है कि कण कण में भगवान है, कहते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं, कण कण में भगवान है। और भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान मन की इच्छा से गति कर सकते हैं। कैसे कि भगवान एक टाइम पे क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा जगह पे हो सकते हैं। भाई आप भगवान किसको कहोगे, जो एक समय पर एक से ज़्यादा जगह पे हो सकता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भगवान क्या कर सकते हैं, यहाँ अभी खड़े हैं, खड़े खड़े उनको कहीं जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से गायब हो गए, सीधा कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ उनको पहुँचना, वहाँ बीच में कहीं नहीं होगा। और इसके बीच में क्या होगा, टाइम लेग नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, समय पश्चता नहीं होती है, यहाँ से गायब हुए सीधा जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ क्या हो रही है, यही चीज़ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है, यही चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी ये फंडामेंटल पार्टिकल वो सब यही करते हैं। क्या करते हैं, देखो कि पार्टिकल अभी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मोशन कर रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेशन, तो क्या करेगा, यहाँ से सीधा गायब होगा और यहाँ पहुँचेगा, बीच में कोई टाइम लेग नहीं होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। तो जिसको जहाँ पहुँचना है फर्स्ट एक्साइटेशन जाना है, सीधा यहाँ पहुँचेगा। ऐसा नहीं कि वो यहाँ से जाता हुआ यहाँ दिखेगा आपको, नहीं,
जब आपके पास एटम में आप जब क्या करते हैं, जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप किसी एक एनर्जी लेवल पे एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, दूसरी एनर्जी लेवल पे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में कहीं नहीं होगा, वो सीधा यहाँ से गायब होगा और दूसरे जो आपके एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और डिराक ने यही कहा था, है ना। डिराक ने जब है हम लोग हायर फिजिक्स पढ़ते हैं, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, तो डिराक जो है उन्होंने ये कहा था कि जो है ये वर्ल्ड पूरा का पूरा क्या है, ये एक समुद्र है जिसके अंदर क्या है, सब पार्टिकल वार्टिकल डूबे हुए हैं। एक जगह से अगर पार्टिकल अंदर जाता है दूसरी जगह से क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है नया पार्टिकल। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, ये चीज़ें चलती रहती है। जैसे आपने डक देखे ना, वो तालाब में अभी देखा होगा, एक वो ब्लैक कलर की डक होती है ना, वो क्या करती है, तालाब में अंदर जाती है, यहाँ अंदर गई और थोड़ी दूर जाके फिर बाहर निकल जाती है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे इस तरह से हो रही है कि वो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को जब आपने दिया, हालांकि उसमें क्या टाइम लगता है उसको, लेकिन यहाँ टाइम नहीं लगेगा। यहाँ जैसे ही एक अंदर गया दूसरा क्या हो गया, वहीं हाथों हाथ बाहर। ठीक है, यहाँ से जैसे गायब हुआ यहाँ क्या हो जाएगा, वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और नहीं हो सकता, पूरे के पूरे एटम में वो कहीं पे भी हो सकता है, उसकी अलग अलग जगह होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है। तो इसका मतलब एक ही समय पे एक से ज़्यादा जगह पे हो गया, एक ही समय पे एक से ज़्यादा जगह पे हो गया, तो ये भी कौन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो जो हमने ये कहा था भगवान के लिए, वो चीज़ किसके लिए हो रही है, इलेक्ट्रॉन के लिए और छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए हो रही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब हिंदू माइथोलॉजी में जो चीज़ कही गई थी, कण कण में भगवान है, उस भगवान का मतलब क्या है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये आ जाते हैं वापस इसी में, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, ये तो सिर्फ मेरी थ्योरी है जो मैंने अपने आप से बनाई है। आप भी अपनी थ्योरी बना सकते हैं जो समझ के, है ना। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो है वो हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो आइगन एनर्जी वैल्यू जो है इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपके पास कितनी आ गई है। अब आते हैं कि इसी एन पे इस एनर्जी स्टेट जो है आइगन स्टेट है ना, इस आइगन स्टेट के ऊपर अगर ए डेगर और ये अगर मैं ऑपरेट करता हूँ, उस केस में आपको क्या वैल्यू मिलती है उसकी मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगी। ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यू आपने लिख ली। अब आ जाइए कि अगर ये इसके ऊपर ऑपरेट होते हैं तो क्या मिलेगा। इसको मैंने एनिहिलेटर, क्रिएटर और प्रिजर्वेटर क्यों कहा है उसकी बात मैं करता हूँ। ठीक है, तो अगर ए को आप इसके ऊपर, यानी कि जो एनिहिलेटर है इसको इसके आप ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो जो आपको इसकी आइगन वैल्यू मिलेगी, वो आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, वो आइगन वैल्यू आपको मिलेगी कि एनिहिलेटर है तो क्या मिलेगा, √n और n-1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक स्टेट कम कर दी। क्या कर दी, इसने एक स्टेट जो है उसको कम कर दिया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनिहिलेटर। यानी कि अगर ये n = 2 पे होगा, ठीक है, अगर ये n = 2 पर होगा तो क्या हो जाएगा, एक स्टेट कम होकर क्या हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, इसलिए मैंने आपको लिखा है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल बड़े सिंपल है, और वो एग्जाम्पल क्या है, तो वो आप देख लीजिए कि मान लीजिए आपको ये दिया है कि एक जो है उसके ऊपर ये n = 3, n = 3 कोई स्टेट है ना, इसकी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उस n = 3 स्टेट के ऊपर जो है आपने इस ए को ऑपरेट किया है, तो आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा √3 और 3 - 1 दैट इज √3 और, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, एक स्टेज कम कर देता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आइगन स्टेज को कम कर रहा है। तो कम कर रहा है इसका मतलब इसे क्या बोल रहे हैं, आइगन स्टेज को कम करना मतलब मार रहा है, 3 के 2 कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनिहिलेटर बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, इसको ए डेगर क्या करेगा, तो ए डेगर जो है वो करता है n√n+1 और n+1। ठीक है, यहाँ n-1 नहीं है, दिमाग में रखना ये। ठीक है, ये क्या है, n-1 नहीं है, इसको दिमाग में रखना। कई बार जो हम गलती करते हैं वो क्या, क्योंकि देखो यहाँ n+1 या n+1 है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं n-1 कर देते हैं आइगन वैल्यू, लेकिन वो आइगन वैल्यू n-1 नहीं होती है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और रूट में वैल्यू आती है। यहाँ से जो है इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्रिएटर क्या कर रहा है कि स्टेज कौन सी थी, n बना दी, क्या n+1 स्टेट बना दी उसने, इसका मतलब एक स्टेट क्रिएट कर दी, एक स्टेट को आगे बढ़ा दिया इसने ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली कि अगर आप मान लीजिए इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट में 5, क्योंकि 4 + 1 5, और ये स्टेज भी कौन सी हो जाएगी, 5, एक स्टेज इसने बढ़ा दी है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्रिएटर। इसने क्या किया, क्रिएट कर दिया। अगला देखिए, अगर आप
n को इस पे ऑपरेट करते हैं, और n का मतलब क्या है, n का मतलब है ए डेगर ए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आइगन वैल्यू जो मिलेगी आपको कितनी मिलेंगी, n, और स्टेट कौन सी रहेगी, यही वाली प्रिजर्वेटिव, इसने कोई चेंजेस नहीं किया, बस वो की वो स्टेज रहने दी, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिजर्वेटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बनेगा आपके पास कि सपोज कर लीजिए कि ए डेगर ए को आप किसी एक स्टेज 2 पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 और वापस वही स्टेज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके पास क्या होंगे, तीनों ऑपरेटर, और इन तीनों ऑपरेटर को वैल्यू क्या है और क्यों इनको ऐसा बोलते हैं वो मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी आइगन वैल्यू के साथ ये आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछने के लायक है, ठीक है। यह है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, सिंपल जो भी जानकारी है हमने यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेटर मेथड से इसको फाइंड आउट किया है, तो ऑपरेटर से कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। वेव फंक्शन वाले मेथड पे मैं नहीं जा रहा, वो बहुत लेंथी मेथड है, और उसके अलावा परटर्बेशन वगैरह खूब सारी इसमें एडिशन वगैरह है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस फर्स्ट ग्रेड के लेवल की नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के लेवल पर बस ये इतने से ऑपरेटर कैसे डिफाइन किया है, क्या किया, वो सब चीज़ें हैं। कुछ जो है आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं वो मैं ज़रूर लिखवाना चाहूँगा, क्या पता डायरेक्टली पूछ ले एग्जामिनर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो ज़रूर आप लोग लिखें, और वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है उसकी मैं बात करता हूँ ना। चलिए, जैसे मैंने आपको 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखवाई थी ना, है ना, कि पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ a/2 आ रहा था, ठीक है। मोमेंटम की क्या आ रही थी, कि 0 आ रही थी। इसी तरह से कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है आपको याद रखनी है, और वो है इसकी x p, ये ग्राउंड स्टेट के लिए ना, किसी भी स्टेट के लिए बात कर रहे हैं हम, तो उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं उसकी मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो क्या होगी उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके लिए, इस स्टेज के लिए, है ना, इसके लिए। ये हमारे पास एक आइगन स्टेज है, किसी भी आइगन स्टेज में अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है ऑपरेटर की, ठीक है। तो ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, कि मान लीजिए आपको ए की एक्सपेक्टेशन पूछी है, ठीक है, एनर्जी लेवल में ए की मैक्सिमम 0 होगी ना, मैक्सिमम क्या होगी, 0 होगी, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ 0 नहीं होगी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और जब सॉल्यूशन आप करने बैठेंगे तो क्या होगा, वो लेंदी हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको सिंपल पूछा जाता है जिसकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए डायरेक्टली, है ना, और वो बहुत आसान है जो ना। तो एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, इस पे n पे इसको लगाएंगे, ऑपरेट करेंगे। कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। जो साई था पहले तो हमने साई लिया, और इस तरह से है तो उसको ये लिया, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे क्या होता है, ये वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 0। क्यों मिलती है, चलो आपको दिखा देता हूँ कि ए क्या करता है जब इसके ऊपर वो लगता है। दूसरा, ये कितनी होती है, क्योंकि आइगन स्टेट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए nm है, ठीक है, वो कितनी होती है, 0। कब, जब n इज़ नॉट इक्वल टू m हो, ठीक है। और 1 होती है तब 1 कब होती है, जब, ये लिख देता हूँ, n इज़ नॉट इक्वल टू m, और n इज इक्वल टू m, तो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। क्यों, फिर से क्योंकि जो भी आइगन स्टेट है वो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल। मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर ये चीज़ आ रही है कि जो आइगन स्टेट होगी वो क्या होगी, ऑर्थोनॉर्मल होगी। क्या होगी, ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है कि अगर उस स्टेज का उस स्टेज के साथ आप क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं, ब्रैकेट, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रे और कैट, ठीक है। तो ब्रैकेट फाइंड आउट करते हैं, तो ब्रैकेट फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, सेम का सेम के साथ सेम आइगन स्टेट है तो क्या होगा, 1 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो नॉर्मलाइज होगा। और अगर दूसरे के साथ अगर हम इसको वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल इसका मतलब कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक है। जब आप इसको इसके साथ ऑपरेट करते हैं तो ये तो n ही रहेगा, यहाँ से इसको ऑपरेट करने पे ये क्या करता है, उसको एक कम कर देता है, और आइगन वैल्यू आपके पास क्या मिलती है, रूट में n। तो रूट n तो नंबर है वो बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ क्या मिला, n-1। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब ये दोनों बराबर नहीं तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, 0, तो कितना आया, 0। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए की कितनी आएगी, 0 आएगी। सिमिलरली ए डेगर की बात करते हैं, ए डेगर में क्या होगा, n ए डेगर n अपॉन n, ठीक है। उसमें क्या होगा, तो आप देखिए ए डेगर इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो ए डेगर क्या करता है,
स्टेट को बढ़ा देता है, क्रिएट कर देता है। तो क्रिएट करने पे वैल्यू क्या आती है उसकी, वो आती है n+1, ठीक है, रूट में। यहाँ क्या होगा n, और ये किस पे ऑपरेटर, इस पे ऑपरेट हो रहा है, तो इस पे ऑपरेट हो तो क्या वैल्यू मिलेगी n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय n है तो वो 1 होता ही है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, वहाँ से देखिए n m दोनों बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि ये अगर 2 है तो ये 3 है, ये अगर 1 है तो ये 2 है, ये अगर 0 है तो ये कितना है, 2 है, ठीक है। तो इस तरह से 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, कुल मिला के वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑल स्टेज के लिए, ठीक है, किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की किसी भी स्टेज पे अगर आप ए और ए डेगर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। अगर n की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है, ए डेगर ए, ठीक है, ये कितनी होगी, तो n ए डेगर ए n/nn, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहले ये इस पे ऑपरेट होगा, पहले वाला पहले पे और दूसरा वाला दूसरे, इसका इसमें मत कर देना। ऑपरेटर हमेशा क्या होता है, जो भी ऑपरेटर है वो क्या होगा, किस तरफ लगेगा, जो राइट हैंड साइड वाला जो आपके स्टेज है उस पर लगेगा। तो पहले ऑपरेटर कौन सा लग रहा है, ए लग रहा है इसके ऊपर, तो जैसे ए लगेगा तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ए में क्या होता है, √n बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, n बचेगा क्या, ए डेगर, और ये क्या करता है, एक माइनस कर देता है, तो एक माइनस कर देगा तो n-1, ठीक है। अगली बार में क्या होगा, इससे आगे अब ए डेगर इस पे लगेगा, ए डेगर क्या करता है, ए डेगर n+1 करता है, ठीक है। तो n+1 करेंगे, इसका मतलब क्या है, कितना बन जाएगा, फिर से n बन जाएगा, तो n बाहर आएगा, तो √n × √n, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, n, ये क्या करेगा, एक स्टेज बढ़ा देगा, एक स्टेज बढ़ाएगा तो क्या मिलेगा, n कितना होता है, n कितना होगा, 1 के इक्वल, तो ये कितना हो 1, और रूट मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, n। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दिमाग में रखेंगे कि ए डेगर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आती है, कि n आती है, ठीक है। ए डेगर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आती है, n आती है, ठीक है। हो गया यहाँ से सोल्यूशन। तो 3 चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे, ये बात, ठीक है। फाइंड आउट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें सॉल्यूशन नहीं है। ए और ए डेगर की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, कुछ एक्स की और पी एक्स की पूछी जा सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही रहता है कई बार, ठीक है। एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, उसका रीज़न है, ठीक है। वो इसलिए है कि या तो आप सोल्यूशन कर लीजिए, जो एक्स मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था, ठीक है। एक्स आपको जो है स्टार्टिंग में मैंने जब आप ए और लिखाया था ना, ए और ए डेगर, ए को क्या लिखाया था, 1/√2, ठीक है, x + आयोटा px, और ए डेगर क्या लिखाया था, x - आयोटा p, ठीक है। या तो आप क्या करें, x जो है उसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि x कौन सा, ये वाला, डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से आप क्या करें, या तो x फाइंड आउट कर लें, ठीक है। x फाइंड आउट करेंगे तो x क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं x जो आपको मिलने वाला है, इनको दोनों को ऐड कर दीजिए। डायरेक्टली क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर आपको फाइनल जो x मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/√2 a + a डेगर, क्या मिलेगा, 1/√2 a + a डेगर। 1/√2 a + a डेगर यहाँ रखिए, तो पहले क्या होगा, a डेगर के साथ जाएगा, फिर a के साथ जाएगा, दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी है, 0। तो फाइनली एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। इसी तरह से मान लीजिए px की बात करते हैं, x में, ठीक है, px की बात करते हैं ऑपरेटर की, तो क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ये x में से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आगे ज़्यादा आप सोल्व करेंगे px को, तो px क्या मिल जाएगा, px जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1/√2 में, और a - a डेगर, ठीक है, क्या मिलेगा, a - a डेगर जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। a - a डेगर मिलेगा, इसको आप वापस यहाँ पे सॉल्यूशन करके देखिए। तो जब आप px की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x और px दोनों किस में आ रहे हैं, आप देखेंगे x और px दोनों है वो a और a डेगर की फॉर्म में आ रहे हैं, और a और a डेगर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलने वाली है, ये भी कितनी मिलने वाली है, 0 मिलने वाली, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा, रटने की जरूरत, दोनों ही चीज़ें हैं, आप रट सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन समझ सकते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि समझने से आपको सारी चीज़ें जो है एक साथ क्लियर हो जाएगी। समझना क्या है, सिर्फ एक चीज़, और वो क्या समझना है, वो ये चीज़ समझनी है कि ए डेगर और
ए डिगर ए, ये तीनों जो है ये क्या काम करते हैं, ठीक है। अगर वो समझ जाओगे तो सारी चीज़ें आगे सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रटने की जरूरत नहीं है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और ये क्वेश्चन है वो मैक्सिमम लोग 99% जो लोग हैं अगर आता है तो छोड़ के आएंगे। वो इसलिए छोड़ के आएंगे क्योंककि इतने पजल्ड हो जाते हैं यहाँ आने के बाद क्वांटम मैकेनिक्स, जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ रखी है क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर जिनका बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये पैदा करती हैं, क्या समस्याएं पैदा करती है कि यार इसको कैसे सोल्यूशन करें। और सीधी सी बात क्या है, कुछ चीज़ें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्यूशन करेंगे तो आपके आराम से ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में जितना मुझे पढ़ाना था वो सारा लगभग मैंने क्वांटम मैकेनिकली वाला जो है वो कवर कर लिया। मैं देख लेता हूँ कुछ और छूटा हो तो। X4 वैल्यू ये सब चीज़ें अपने को करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ये वाली बात है नहीं इसमें। एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देन उसके बाद में 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में हमें जाना नहीं है, ठीक है। चलिए करीब करीब जो है आपके ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में जितनी भी चीज़ें आपके लेवल पे, यानी कि एक फर्स्ट ग्रेड के लेवल पे जो चीज़ें हो सकती है वो मैंने सारी आपको एक साथ करवा दी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह सारी चीज़ें, है ना। चलिए और नेट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि इसमें पर्टर्बेशन वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं, पोटेंशियल जरूरी नहीं है ये रहे, कुछ पोटेंशियल एक्स की पावर में मिलेगा, कुछ कैसे मिलेगा, वो ऐसी चीज़ें भी मिल सकती है, ठीक है। और अब जो है नेक्स्ट हमारे पास वो है वो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। यहाँ से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। एंगुलर मोमेंटम, अब क्योंकि हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम जो है वो कम्प्लीटली इसी पे बेस्ड रहेगी, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा पे, ठीक है। और ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपको पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर वाला जो है ना, वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। तो उसकी मैं बात यहाँ पे करूँगा। मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था कि जब आप इसकी बात करते हैं, किसकी, एफ और पी एक्स की, तो वो कंप्यूटर कितना आता है, आयोटा एक्स, ठीक है, ये मैंने लिखवाया था ना। अब समस्या क्या है कि समस्या नहीं मतलब प्रॉब्लम हमारे पास जो आगे टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि जब आप एक एटम की बात करते हैं तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मोशन करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मोशन करता है तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी जब आप बात करते हैं किसकी, देखो स्पिन जो चीज़ है वो क्वांटम मैकेनिकल क्वांटिटी है। देखिए पेरिटी जो है, देखो मैं दो वर्ड ले रहा हूँ, एक पेरिटी और एक स्पिन, ठीक है। जब आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ कभी स्पिन की बात नहीं की होगी, ठीक है। किसकी बात नहीं की होगी, स्पिन की बात कभी नहीं की होगी। स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम है उससे या उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपने नहीं देखी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे जो है एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में जाते हैं तो स्पिन और पेरिटी ये दो नई चीज़ें हैं जो प्योरली क्वांटम मैकेनिकल है। क्या है, प्योरली क्वांटम मैकेनिकल है। वहाँ हमने एंगुलर मोमेंटम हालांकि सब फाइंड आउट किया है ना, लेकिन स्पिन जो है वो क्या है, यहाँ पे स्पिन एक एंगुलर मोमेंटम जो है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स है। और एक पेरिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप स्पेस इन्वर्जन करते हैं ना, स्पेस इन्वर्जन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, यानी कि हाई लेवल की बात है, उसकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन समझा रहा हूँ कि दो वर्ड ऐसे हैं पेरिटी, और कई बार आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ना, जो भी कॉलेज लेक्चर का इंटरव्यू देने जाएंगे उनको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्योरली क्वांटम मैकेनिकली जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके नाम बताइए। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम या फिर स्पिन कह सकते हैं जिसको डायरेक्टली, स्पिन और जो पेरिटी है वो क्या है, प्योरली क्वांटम मैकेनिकल है। पेरिटी का क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई रिलेशन नहीं है। फिर कह सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में पेरिटी आप कहीं पे भी नहीं पढ़ते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी किसी सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। चलिए तो एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो पहले मैं बात करता हूँ एल। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो होता है आर क्रॉस पी, जो हमने क्लासिकली पढ़ा है। क्या होता है, आर क्रॉस पी जो है वो क्या है, आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। और आर क्रॉस पी अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एल जो है वो क्या है, एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप और एल जेड। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर एक्स वाई और जेड तीनों जो आपके स्पेस कोऑर्डिनेट कह सकते हैं कि एक्सिस है, उस स्पेस एक्सिस के रिलेटेड चीज़ें होती है। अब आप एल एक्स को डिफाइन करेंगे, एल वाई को डिफाइन करेंगे, एल जेड को डिफाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे ये आप निकाल सकते हैं मैट्रिक्स से, है ना। इसकी मैट्रिक्स बनाइए, एल एक्स एल वाई एल जेड, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे पहले आर आ रहा है तो एक्स वाई जेड
फिर पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी? तो आप देखिए एल एक्स लेंगे तो क्या होगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, क्या होगा, वाई पी जेड। ठीक है, क्या वैल्यू मिलेगी, वाई पी जेड माइनस जेड, है ना। पहले जो आ रहा है उसको पहले लिखना है, तो इसका मतलब वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, ये क्या मिलेगी आपके पास, एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, एल वाई। ठीक है, एल वाई में क्या करते हैं आप लोग, एल वाई के अंदर लेंगे हम लोग कौन सा, इसको छोड़ देंगे, ये और ये। ठीक है, क्या लेंगे, ये और ये। लेकिन दूसरा वाला कोऑर्डिनेट किस में लेते हैं, नेगेटिव में, तो क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो जेड पी एक्स और एक्स पी वाई। ठीक है, क्या लेते हैं, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड पी वाई। एक सेकेंड, ये वाला पहले लेंगे इस बार और ये वाला बाद में, तो पी जेड आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या है, इसको छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, तो कुल मिला के जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी भी वैल्यू आपको मिलेगी, कौन सी मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ये सिर्फ बेसिक है। ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला। पूछने वाला क्या है, एक तो ये दिमाग में रखना ना, क्योंकि इसी से हम आगे सॉल्यूशन करेंगे, हमारा बेसिक यही है ना। पूछने वाला क्या है, पूछने वाली जो चीज़ें हैं वो है कम्यूटेशन, है ना, कि अगर पॉइजन ब्रैकेट इनका ब्रैकेट फाइंड आउट करे, कम्यूटर ब्रैकेट फाइंड आउट करे तो वो कम्यूटेटर कितना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, आगे देखें। अच्छा, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। कि एल एक्स एल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। ये पूछे जा चुके हैं कई बार, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ कि एल एक्स और एल वाई की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो एल एक्स एल वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये रखिए यहाँ पे, एल एक्स कितना है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, ये कितना है, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। इसको आपको सोल्व करके वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए कि इन दोनों का कम्यूटेशन देखना है, तो इन दोनों का कम्यूटेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अलग अलग कम्यूटेशन देखिए। अलग अलग कम्यूटेशन कैसे देखेंगे कि ये इसके साथ कम्यूट हो रहा है ना, ये इसके साथ कम्यूट हो रहा है, इसमें दो पद है, पहला पद ये है और सेकंड टर्म ये है, इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म पहले क्या होगी, दोनों टर्म के साथ जाएगी, फिर सेकंड टर्म क्या होगी, दोनों टर्म के साथ जाएगी, बीच में जो भी साइन है वो साइन लग जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि वाई पी जेड, ये टर्म इसके साथ जाएगी तो जेड पी एक्स। ठीक है, फिर ये टर्म इसके साथ जाएगी तो क्या आएगा, माइनस है ना, तो माइनस साइन, फिर वाई पी जेड। और ये दिमाग में रखना, जब भी आप क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ें सॉल्व करते हैं तो जो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाई और जेड को आप इंटरचेंज कर सकते, नहीं, कम्यूट करते आपके साइन चेंज होता है, दिमाग में रखना। तो आप इसको कभी कम्यूट नहीं कर सकते, जैसे आप चल रहे हो वैसे इसको चलने दिया जाए। ठीक है, तो अगला क्या मिलेगा, ये जाएगा किसके साथ, इसके साथ, तो क्या मिलेगा, एक्स पी जेड। ठीक है, फिर ये इसके साथ जाएगा तो माइनस के अंदर जेड पी वाई और इसके साथ जेड पी एक्स। ठीक है, जेड पी वाई और जेड पी एक्स। अगला क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर फिर से प्लस में क्या मिलेगा, जेड पी वाई। ये इसके साथ जाएगा तो एक्स पी जेड। ये मैं सिर्फ आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ, है ना, कि कई बार क्या होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूज होगे तो आप इसका सोल्यूशन भी कर सकते हो। वैसे आप क्या करो, इसको याद कर सकते हो, याद करने का तरीका मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, पर फिर भी अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपके पास ये सोल्यूशन मिल गया। तो आप एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स पी, ये तो ठीक है, इसमें कोई समस्या यहाँ पे होने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम लोग कि पी एक्स सॉरी वाई और पी एफ, ये कम्यूटेशन कितना मिलेगा, 0। यानी कि अगर अलग अलग है कम्यूटेशन में, ठीक है, क्या है, कम्यूटेशन अगर अलग अलग है तो वो कितने मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे कम्यूटेशन मिलेंगे 0। ठीक है, क्या मिलेंगे, 0 कम्यूटेशन। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ ये वाला है ना, पी एक्स वाला, और ये सब क्या मिल जाएगा आपको, ये 0 मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा एक और जो है आपको 0 मिलने वाला है, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। चलो मैं सॉल्यूशन करके बताता हूँ। पूरा सॉल्यूशन करने पे क्या होगा, आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एक बार। अब इस तरह का जब सॉल्यूशन आता है
है ना। इस तरह का जब सोल्यूशन आता है तो इसमें क्या होगा, आप देखिए कि पहले क्या होगा, एक बार y कॉमन आएगा किसमें, बाहर, तो ये क्या बनेगा, पी जेड जेड पी एक्स, ठीक है, पी जेड जेड पी एक्स। और दूसरी बार में क्या होगा, इसी को, ये बहुत लंबा होगा सॉल्यूशन, है ना। दूसरी बार में क्या होगा, वाई जेड पी एक्स, ठीक है, वाई जेड पी एक्स और पी जेड क्या होगा, बाहर आएगा, ये सॉल्यूशन होगा। तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें ये कितना मिलेगा आपको, 0। क्यों मिलेगा, क्योंकि y का z के साथ करोगे तो भी 0 और y का px के साथ करोगे तो भी कितना मिलेगा, 0। तो ये कितना हो गया आपके पास, 0, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ से 0 हो गई, ठीक है। आगे चलिए, माइनस, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, एक बार y आगे आएगा बाहर तो y पी जेड एक्स पी जेड, है ना, ठीक है। आगे माइनस में अब क्या मिलेगा, एक बार आपके पास y बार आ गया, दूसरी बार में क्या पी जेड, तो आएगा y एक्स पी जेड और पी जेड, ठीक है। पी जेड का x के साथ भी 0, पी जेड का इसके साथ भी 0, कितना मिलेगा आपको, 0। y का x के साथ 0 और y का पी जेड के साथ कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। y की पी जेड के साथ जो है कोई वैल्यू नहीं आता, ये भी कितना आएगा, 0। तो ये कितना हो गया, 0, ठीक है। होना क्या चाहिए, देखो सेम का सेम के साथ मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप x का x के साथ निकालते हो तो भी 0 और px का px के साथ निकालते हो कॉम्बिनेशन तो भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो उसी सॉल्यूशन से हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से चल रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, इसके अंदर आ जाइए, माइनस। अब ये मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, वो भी दिमाग में रखना, क्या रखना है कि जो आगे है वो आगे बाहर आएगा, जो पीछे है वो पीछे बाहर आएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्यूशन, माइनस, तो ये माइनस, ठीक है। z बाहर लेंगे पहले तो क्या मिलेगा, पी वाई जेड पी एक्स, ठीक है, माइनस, फिर क्या आएगा, पी वाई बाहर आएगा तो ये पी वाई बाहर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें देखिए अब क्या होगा, पी वाई का जेड के साथ क्योंकि सेम रहेगा तो ये 0 आएगा, और पी वाई का पी एक्स के साथ वो भी कितना आएगा, 0, क्योंकि सेम का सेम के साथ क्या मिलेगा, ऑलवेज 0 मिलेगा। तो ये कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, क्योंकि देखो हमें सिर्फ x और पी एक्स या जैसे मिलेगी ना वही चीज टर्म यहाँ पे लेनी है, बाकी कोई टर्म यहाँ पे यूज नहीं होने वाली, ठीक है। आगे आ जाइए, लास्ट टर्म कौन सी होती है, ये वाली, तो प्लस, प्लस के अंदर ये क्या मिलेगा, z बार आएगा तो पी वाई एक्स पी जेड, ठीक है। फिर प्लस के अंदर क्या बार आएगा, पी वाई तो एक्स पी जेड। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कौन सी टर्म मिलेगी, यहाँ से अगर मैं टर्म देखना चाहूँ तो टर्म क्या मिलेगी मेरे पास, ये देखो, z का z के साथ 0 और z का px के साथ 0, तो ये टर्म किसमें आएगी, 0। पी वाई का x के साथ 0 और पी वाई का पी जेड के साथ 0, लेकिन z का पी जेड के साथ 0 नहीं होगा, है ना, और x के साथ 0 होगा लेकिन इसके साथ 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये टर्म क्या होगी, यहाँ पे बचेगी, ठीक है। तो कौन सी टर्म बची, सिर्फ पहली और लास्ट टर्म है वो बचेगी, बाकी सब कितनी हो गई, 0 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हमने ये पहले से पढ़ रखा है। सिर्फ ये वाली जो टर्म होती है, ठीक है, इसमें कौन सी, और दूसरी कि y पी वाई वो भी कितना होगा, आयोटा एस कट, जेड पी जेड वो भी कितना होगा, आयोटा एस कट, ठीक है। बाकी सब कितनी होगी, 0 होगी। तो इसका सॉल्यूशन मैं निकाल लूँ, इसको मिटा के रख रहा हूँ मैं बाकी सबको, क्योंकि आगे अपने पास है नहीं बोर्ड, आप इसको अलग अलग करके लिखने में, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बचेगी, ठीक है। तो इक्वेशन जो बची वो इक्वेशन क्या है, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो एक तो ये, और प्लस के अंदर क्या बचा, जेड एक्स पी जेड और पी वाई, ठीक है। तो ये दो टर्म बचेंगी, बाकी सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे, ठीक है। आगे और सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका, क्या सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि अब देखो अभी भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार ये बाहर जाएगा और एक बार दूसरा वाला। तो पहले जेड बाहर जाएगा तो क्या होगा, जेड किस तरफ है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो आएगा किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो पी जेड और पी एक्स, ठीक है। कितना आएगा, 0। फिर पी एक्स बाहर जाएगा तो किस तरफ जाएगा, राइट हैंड में, तो राइट हैंड में जाएगा तो वाई पी जेड, ये क्या हो जाएगा, जेड किस तरफ जाएगा, इस तरफ बाहर जाएगा तो पी एक्स हो गया, ठीक है। आगे आ जाइए, प्लस में एक बार एक्स बाहर आएगा, किस तरफ आएगा, इस तरफ बाहर आएगा एक्स, तो एक्स जेड पी जेड
पी वाई, दूसरी तरफ पी जेड बाहर जाएगा तो प्लस के अंदर जेड एक्स पी जेड और पी वाई। ठीक है, ये कितना होगा फिर से 0। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास, बचा हमारे पास कि वाई जेड, अच्छा ये भी कितना 0, तो ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या वाई पी जेड जेड पी एक्स प्लस उधर कितना बचा एक्स जेड पी जेड और पी वाई। ठीक है, अब ये कंप्यूटेशन हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिंगल में बचा तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट पता है। ठीक है, जेड पी जेड की वैल्यू कितनी आ रही है आयोटा एच कर, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगी, पी जेड जेड जो होगा तो क्या हो जाएगा कंप्यूटेशन में माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ए कंप्यूटेशन बी इज इक्वल टू मान लीजिए 1 है तो बी ए जो होता है वो कितना होता है -1 होता है। जब आप इसको कम्यूट करते हैं तो सिम क्या होता है माइनस का आ जाता है, तो कितना आएगा माइनस एच कट आयोटा एच कट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वाई माइनस आयोटा एच कट। ठीक है, अब ये नंबर है तो इसको किसमें लिखा मैंने सिंपल ब्रैकेट में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या है सीधा सीधा चल रहा है तो कितना हो जाएगा आयोटा एच कट आ जाएगा, तो ये आयोटा एच कट आ गया पी वाई। तो जो पॉजिटिव वाला उसको पहले लिख लेना, नेगेटिव वाले को बाद में, तो आयोटा एच कट पॉजिटिव वाला क्या है यहाँ से देखिए एक्स पी वाई, ये नंबर ये चेंज मत करना है ना, ये गुणा सिंपल गुणा नहीं है, क्वांटम मैकेनिकली ऑपरेटर गुणा है तो इसका मतलब इनको चेंज मत करना, जो पहले वो पहले जो बाद में वो बाद में। ठीक है, माइनस इधर से क्या मिलेगा आपको वाई पी एक्स। अब आप देखिए x माइनस पी वाई और y माइनस पी एक्स इसके बराबर, यहाँ से अगर आप देखते हैं जो मैंने आपको मिटा दिया था यहाँ से, अच्छा ये पढ़ाइएगा x माइनस पी वाई एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स किसके बराबर है एल जेड के, तो इसका मतलब किसके बराबर हुआ आयोटा एच कट एल जेड के। तो इसका मतलब ये जो कंप्यूटेशन था इसको लाने के लिए मैंने यहाँ तक इतनी माथापच्ची की है। ठीक है, आगे समझ में, तो ये जो वैल्यू आई आपके पास, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये इस कंप्यूटेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो, और आप डायरेक्टली याद रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्टली याद रखने में। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें मैंने करा दी है, अगर आपको कंप्यूटेशन वाला ये ब्रैकेट सोल्व करना अच्छे से आता है, ठीक है, तो आप इससे सोल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं आता तो इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए कि एल एक्स एल वाई जो है वो किसके बराबर होगा आयोटा एच कट एल जेड के बराबर होगा, किसके बराबर होगा आयोटा एच कट एल जेड के बराबर होगा। ठीक है ना, आगे समझ में। आज के लिए मैं शायद हो सकता है इतना ही कराऊँ, है ना, टाइम अपने पास करीब करीब हो गया है, 1 घंटे के आसपास जाने लग गया, तो इतना ही कराएंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग आपको पोर्शन करा दिया, कल हम जाएंगे जहाँ पे हम एल स्क्वायर और एल जेड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, एल स्क्वायर और एल जेड को डिफाइन करके उसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वहाँ से जो है क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली कई बार देखा, अभी कॉलेज एजुकेशन वाले में आया था, टेक्निकल एजुकेशन वाले में आया था, उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए सबके अंदर जो है एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में जो एल जेड और एल स्क्वायर है उसकी आइगन वैल्यू जो है वो कई बार पूछी जाती है। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं फिर इसके आगे वाले से, और कुछ कम्प्यूटेशन रिलेशन और देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, कि एल एक्स एल वाई का जेड और एल स्क्वायर के साथ या इनके साथ क्या कम्प्यूटेशन रहता है उसकी बात हम कल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं।